हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ना क्लासेस जो हैं जुडिशरी की, ये आपके ना J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप नोट करते रहना, अगर आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मेक्स लॉज। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो लॉज को बनाती है। ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, नन ऑफ द अबोव। आपको बताना है ऐसी ब्रांच गवर्नमेंट की जो लॉज को बनाती है वो क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर क्या करता है, ये लॉज को बनाता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लॉज को बनाता है। इतना आपने पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए हमारे पास कितनी तरह की ब्रांचेज हैं हमारे पास गवर्नमेंट की। देखें यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर हमारे पास 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। कितनी ब्रांचेज होती हैं, 3 होती हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक आप याद रखेंगे लेजिस्लेचर, दूसरा आप याद रखेंगे एग्जीक्यूटिव, तीसरा आप याद रखेंगे जुडिशरी, एंड ईच हैज़ ए डिस्टिंक्ट रोल। और इन तीनों का ना अपना अपना रोल होता है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। और जहाँ पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये है कि लेजिस्लेचर जो है ये क्या करता है, ये लॉज को बनाता है। क्या करता है, मेक्स लॉज, ये लॉज को बनाता है, बनाने का काम इसका है। लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इन्फोर्सिस लॉज, ये लॉ को इन्फोर्स करता है। इन्फोर्स मीनिंग ये हमारे पास इंप्लीमेंट करता है। ये क्या करता है, ये आगे लॉज को इंप्लीमेंट करता है। और फिर जुडिशरी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना लॉज को और इंश्योर करना जस्टिस को। इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट्स लॉज एंड इंश्योर जस्टिस, ये किसका काम है, ये जुडिशरी का है। जुडिशरी के और भी बहुत सारे काम हैं अगर हम बात करते हैं। देखें जुडिशरी में जब हम बात करते हैं तो जुडिशरी हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग, जिसमें मैंने आपको कहा इंटरप्रेट्स लॉज एंड इंश्योर जस्टिस। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी। क्या, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ओके, ये भी जुडिशरी का ही काम है। और अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट रखता है। किसको, फंडामेंटल राइट्स को, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो हैज़ द पावर, जुडिशरी के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है जो एक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के एंड जुडिशरी इटसेल्फ के। ठीक है, और यहाँ पे ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। एडवाइजरी फंक्शंस भी इसी में आते हैं, किसके, जुडिशरी के अंडर। उसके बाद हमारे पास ये रिजॉल्विंग करती है डिस्प्यूट्स को भी। ठीक है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम भी जुडिशरी का है। और हमारे पास ना कीप ए चेक ऑन अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, जितनी भी बाकी वाली गवर्नमेंट्स की ब्रांचेज हैं उन पे भी हमारे पास उनको चेक करना, ये भी हमारे पास, जैसे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारे पास जुडिशरी का ही काम है। ओके, और ये इंश्योर करती है रूल ऑफ लॉ को भी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जुडिशरी जो है ये इंश्योर करता है कि देयर इज ए रूल ऑफ लॉ एंड दैट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर नॉट वायोलेटेड। इस तरह से आप याद रख लेना, जुडिशरी के बहुत सारे काम हैं। लेकिन जुडिशरी के केस में आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे पास ना जुडिशरी में एक चीज़ हमने जो पढ़नी है उसमें आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम की, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे पास सेवरल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं इंडिया की। अब कौन कौन सी हैं आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होती है सुप्रीम कोर्ट। क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट कोर्ट होती है ये क्या होती है, हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट जो है कंट्री में, जिसके पास पावर हैं विद द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजंस दैट आर यूज्ड एज प्रेसिडेंट्स बाय लोअर कोर्ट। तो यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आता है, फिर हमारे पास ना हाई कोर्ट आता है, फिर हमारे पास क्या होता है, हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट भी जो हमारे पास, ये भी एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है स्टेट लेवल पे। कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। क्लियर।
ओके विद सिविल, और जो हमारे पास क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, जो हमारे पास लोअर कोर्ट्स जो होती हैं, व्हेन लोअर कोर्ट्स आर अनएबल टू ट्राई केसेस, तो ये हमारे पास हाई कोर्ट का काम है, ये जो हमारे पास स्टेट लेवल पे होती है। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट्स आ गए। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये पॉइंट याद रख लेना, तीसरे नंबर पे आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। ये इनको एस्टेब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। बेस्ड किस पे होती है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ठीक है। बेस्ड किस पे? पॉपुलेशन डेंसिटी पे, एंड जो हमारे पास केस लोड होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं। कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स जो होते हैं, दीज कोर्ट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? सिविल कोर्ट्स आते हैं, ये याद रख लेना। सिविल कोर्ट इसी में आता है, क्रिमिनल कोर्ट भी इसमें आता है, ओके। और जो रेवेन्यू कोर्ट होती है, ठीक है, विच हेयर केसेस, जो ये हेयर करती है केसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सब ऑर्डिनेट्स की बात करो। फिर और भी आपने पढ़ा होगा लोक अदालत, जो विलेज कोर्ट्स होती हैं। लोक अदालत कहाँ पे होती हैं? विलेज पे होती है लोक अदालत, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ लेगा तो लोक अदालत विलेज कोर्ट्स होती हैं। ये कोर्ट्स जो होती हैं प्रोवाइड करती हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स फॉर विलेज। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ना हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, which article of the Indian Constitution deals with the establishment and constitution of the Supreme Court? One of the most important question। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ। आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125, आर्टिकल 126। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 124 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है। देखें, जो हमारे पास आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और आज का टॉपिक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड होगा। फिर बाद में हम बाई पार्ट इसको हाई कोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट को भी, और लोक अदालत को भी। अच्छे से ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ना 124 से लेकर 147 के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। और पार्ट कौन सा है? 5th, ठीक है। पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट याद रख लेना। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं अगर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपको ये याद रखना है कि प्यारी दोस्तों ना, जो हमारे पास ये कंसिस्ट करता है, ये चीफ जस्टिस को कंसिस्ट करता है। किसको? एक चीफ जस्टिस होता है, ये तो आपको पता ही है। एंड और हमारे पास लगभग 33 अदर जजेस होते हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3। When was the Supreme Court of India inaugurated and who was the first Chief Justice? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इनॉग्रेट कब किया गया था और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जनवरी 28। ऑप्शन क्या पूछेंगे? देखें, ऑप्शन आपसे पूछेंगे जनवरी 28 1950 एच जे कन्हैया, जनवरी 28 1951 एच जे कन्हैया, जनवरी 1 1950 एच जे कन्हैया, या फिर जनवरी 28 1950 एम एच कन्हैया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जनवरी 28 1950 एच जे कन्हैया। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को हमारे पास क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता देता हूँ कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, ये इनॉग्रेट कब हुआ? जनवरी 28 1950 को हुआ। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। इनॉग्रेशन टुक प्लेस, ये टुक प्लेस होती है एट 9:45 AM इन द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये पॉइंट याद रख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस्ड किया था फेडरल कोर्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एंड जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लो। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज एच जे कन्हैया, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। तो इनका पूरा नाम अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो यहाँ पे हरीलाल, ओके, हरीलाल जे किशुनदास कन्हैया इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट्स जो है एम्बलम की बात करें, फीचर्स की, तो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका जो है एट सरनाथ विद ए व्हील विद 32 स्पोक्स एट द टॉप। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स एम्बलम की बात हो रही है फीचर्स की, तो उसमें लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है जो एट सरनाथ में जैसे कि बताया गया है, उसमें जो व्हील है विद 32 स्पोक्स उसके जो है वो टॉप पे, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके। और जो हमारे पास इंडिया पार्लियामेंट है ना, एम्बलम जो है ये स्टेट एम्बलम है इंडिया का, ठीक है। और जो बेस्ड है किस पे? लाइन कैपिटल ऑफ, मैंने जैसे आपको बता दिया, अशोका। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लाइन कैपिटल ऑफ
क्या मैंने बताया, अशोका। और इसके जो फीचर्स है उसमें जो लाइन्स है ना, अगर लाइन्स की बात करें तो यो एम्बलम फीचर्स 4 लाइन्स जो है वो स्टैंडिंग है बैक टू बैक, कितने 4 लाइन्स। और ये सिंबलाइजिंग करते हैं किसको, पावर को, ठीक है। उसके बाद कोरेज को, कॉन्फिडेंस को और फेथ को, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद एबैकस भी है। एबैकस की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो एबैकस है ना, एबैकस की बात करें तो दी लॉइन्स आर माउंटेड ऑन ए सर्कुलर एबैकस। किस पे है ये, सर्कुलर एबैकस पे ये माउंटेड है, विच इज माउंटेड ऑन ए लोटस। और किसके ऊपर माउंटेड है, एक लोटस के फ्लावर के ऊपर, ओके। और व्हील ऑफ लॉ का मतलब क्या है, उसे धर्मा चक्रा या फिर व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, धर्मा चक्रा, ठीक है, नोट कर लो क्या कहा मैंने, धर्मा चक्रा, धर्मा चक्रा के नाम से या फिर व्हील ऑफ लॉ के नाम से। और वो लोकेटेड है इन द सेंटर ऑफ एबैकस के सेंटर में, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। एंड हैज़ 24, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्पोक्स है जो सिंबलाइज करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को। किसके इवोल्यूशन को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और जो मोटो की बात करें तो मोटो का मतलब क्या हुआ, जो मोटो है इसका, मोटो जो है सत्यमेव जयते, आपने नाम सुना है, सत्यमेव जयते। और अगर हम बात करते हैं विच ट्रांसलेट्स टू ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, इसका मतलब क्या है सत्यमेव जयते का, ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स। और ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड है बिलो द एबैकस इन किस स्क्रिप्ट में, ये पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूज़ की, तो एम्बलम इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़ एंड प्राइवेट सिटीजन्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके बारे में बता दिए, होप आपको समझ आ चुके होंगे। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो पार्ट पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कवर करता है ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिपेंडेंस को, ज्यूरिसडिक्शन को, पावर्स को एंड प्रोसीजर्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 5। पार्ट 5 इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। मैंने पहले ही आपको बताया था, आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये कवर करता है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी, जितने भी प्रोसीजर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो भी इन्हीं आर्टिकल्स में आते हैं। और पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आल्सो एस्टेब्लिश करता है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और एस्टेब्लिश करता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल पे। ये चीज़ें समझ आ गई, होप आ गई होंगी। आगे चलते हैं, चलिए जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द टर्म ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड मॉडिफाइड आर्टिकल 312 ऑफ अलो फॉर इट्स क्रिएशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने इंट्रोड्यूस किया द टर्म ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड मॉडिफाई किया आर्टिकल 312 टू अलो फॉर इट्स क्रिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, या कॉन्स्टिट्यूशन 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977, या कॉन्स्टिट्यूशन 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन 54th अमेंडमेंट एक्ट 1987। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखें, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंट्रोड्यूस करता है टर्म ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को एंड मॉडिफाई करता है आर्टिकल 312 को टू अलो फॉर इट्स क्रिएशन के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इनेक्टेड किया गया था। इट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। क्वेश्चन पूछा गया है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अमेंडमेंट एडेड दिस सर्विस टू द आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखें, बहुत सारे एस्पिरेंट के हमें मैसेज आते रहते हैं कि आपके नोट्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी। अगर आप जे.एंड.के हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के ना पूरे कंप्लीट नोट मिल जाएंगे, जितने भी नोट्स होंगे प्लस एमसीक्यूज होंगे वो कवर हो जाएंगे। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस सेट के साथ वो आपके कवर हो जाएंगे। इंडियन जीके कवर हो जाएगी, करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइंस हो गया। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेकेपी कांस्टेबल पटवारी, जेकेपी एसआई एनटी एग्जाम के लिए, तो ये आपको नोट्स 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, जे.एंड.के हाई कोर्ट्स के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि डेली लेक्चर आते हैं, ये पेड ग्रुप आपने ज्वाइन करना है। टोटल फी 499 रुपीज़ मैंने आपको बता दी, और नंबर है 8492886188। इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, एनटी की बात करें, तो ये आपको काम आएंगे। ओके, नंबर क्या है 84
92886188। ओके, जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपके टेस्ट भी होंगे कुछ दिन के बाद, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ये वो, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लास सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट्स करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124। ठीक है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब क्लास सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सीनियर मोस्ट जज होता है ना, सीनियर मोस्ट जज जो होता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का, वो अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पॉइंट याद रख लेना। और जो अदर जजेस होते हैं ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये कंसल्टेशन किससे होती है? आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जो सात जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड ऑफ द हाई कोर्ट के, एज द प्रेसिडेंट में डीम्ड नेसेसरी। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये हमारे पास अपॉइंट्स करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, जो हमारे पास सब क्लास सेकंड है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना पॉइंट आप याद रख लेना। देखें इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस? कौन सा आर्टिकल जो है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस? आर्टिकल 124, आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 जो है ये हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किसके साथ? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? क्वालिफिकेशन के बारे में ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास ना जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बी एलिजिबल होने के लिए टू सर्व एज अ जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। एक पर्सन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या? सबसे पहले तो बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली चीज़। और दूसरी बात ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हैव सर्व्ड अगर हम बात करते हैं एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या कहा मैंने? एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट 5 ईयर। ठीक है, कितने साल? 5 साल के लिए। और फिर हमारे पास एक चीज़ और होनी चाहिए, हैव सर्व्ड एज एन एडवोकेट। क्या? एडवोकेट ऑफ, एडवोकेट किसका? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, लगभग यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। कितने साल? 10 साल ये हमारे पास एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट काम किया होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जजेस की रिटायरमेंट एज होती है वो लगभग 65 है। कितनी है? जज जो होते हैं जजेस वो रिटायर कब होते हैं? एट द एज ऑफ जो हमारे पास 65। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, तो ये आप याद रख लेना। और देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आप याद रख सकते हैं जजेस के लिए। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। आगे चलें, आगे क्या है? आगे आपसे पूछा गया है हु अपॉइंट्स एडहॉक जजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127 के ना, ये जो एडहॉक जजेस होते हैं इनको कौन हमारे पास अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट के साथ ये अपॉइंट करता है एडहॉक जजेस को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127। ये याद रख लेना। और आर्टिकल 127 जो है ना, ये डील्स करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। देखें, एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन द रिटायर्ड जजेस जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, क्या लिखा गया है? द रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जजेस बट दे आर नॉट डीम्ड टू बी जजेस। लेकिन इनको जजेस के तौर पे नहीं माना जाता, इनको हमारे पास एडहॉक जजेस कहा जाता है। और ये कौन से जजेस होते हैं? रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जिनको अपॉइंट किया जा सकता है एडहॉक जजेस के तौर पर। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस 60 ईयर 62 ईयर 65 ईयर 68 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। 65 ईयर जो है ये हमारे पास क्या है, रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए इन इंडिया में। ओके, और यूनियन पार्लियामेंट डिसाइड करता है रिटायरमेंट एज फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हरीलाल जे किशुनदास कन्हैया, ऑप्शन है सॉरी एम जो हमारे पास हिदायतुल्ला, पीबी गजेंद्रा गजकर या फिर ए के सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरीलाल जे किशुनदास कन्हैया, इनका नाम है। एच जे कन्हैया भी कई बार दिया होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ओके क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि करंट हमारे पास जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है। तो उनका नाम आप सबको पता ही होगा, हमारे पास धनंजय वाई चंद्रचूड़। ओके, इनका नाम आप नोट कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ये इनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड अंडर विच आर्टिकल कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। यहाँ पे ऑप्शन है प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124 सब क्लास 4, फिर है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स अंडर आर्टिकल 125, इन सब ऑर्डिनेशन अंडर आर्टिकल 126 या फिर करप्शन अंडर आर्टिकल 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124। ओके, सब क्लास 4। देखिए जो एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम बात करते हैं ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट। किसके? एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस होते हैं ये रिमूव किए जाते हैं ऑफिस से ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी की वजह से। तो ये आप याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अंडर विच आर्टिकल एंड एक्ट कैन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी बी कैरिड आउट फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखें अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंडर एंड किस एक्ट के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन है ना एंड जो हमारे पास इंक्वायरी है वो कैरिड आउट की जाएगी इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने आर्टिकल 124 सब क्लास 5 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968, आर्टिकल 125 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968, आर्टिकल 126 एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1972, आर्टिकल 127 एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ये हमारे पास है आर्टिकल 124 और सब क्लास 4 में आता है एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इम्पीचमेंट कैरीड आउट की जाती है। किसके लिए? हमारे पास जो इंक्वायरी भी कैरीड आउट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। इम्पीचमेंट का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग चार्ज अगेंस्ट ए गवर्नमेंट जो हमारे पास जज जो ऑफिशियल होते हैं हाई कोर्ट के, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें फॉर रॉन्ग डूइंग। तो ठीक है, ये आप इस तरह से याद रखना। तो ये एक ट्रायल में भी हेल्ड एंड द ऑफिशियल जो होगा या जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करते हैं वो रिमूव किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास किसके थ्रू है? आर्टिकल 124 सब क्लास 4 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो होती है एंड जो इंक्वायरी होती है वो कैरीड आउट की जाती है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। तो ये बात आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 द फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ। देखें अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट विच सुप्रीम कोर्ट जज। कि एक पहला और ओनली केस जो इम्पीचमेंट का हुआ है हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में वो किस सुप्रीम कोर्ट मतलब कौन से जज के खिलाफ हुआ है, नाम बताना है। जस्टिस के उषा, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस JS वर्मा या फिर जस्टिस RS पाठक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस वी रामास्वामी। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो हमारे पास जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट हुआ है। तो आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया फ्रॉम वेयर आर द सैलरीज एंड अलाउंस फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज। के जो हमारे पास सैलरीज होती हैं या फिर अलाउंस होता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो चार्ज कहां से होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, नेशनल रेवेन्यू फंड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके क्लियर। इसमें आप ये याद रख लेना कि जो हमारे पास क्या होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना वो हमारे पास डिटरमाइंस करती है सैलरीज को भी, ठीक है, और हमारे पास किसको जो अलाउंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस एंड देयर पेंशन आफ्टर दे रिटायर। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। एक बात और याद रखना कि जो सैलरी होती है ना ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको ये याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस की जो मंथली सैलरी होती है वो हमारे पास 200 और हमारे पास लगभग 80,000, कितनी 80,000 पर मंथ होती है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे अदर जजेस होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 250,000। किसकी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, चीफ जस्टिस और जजेस की। क्या बताया मैंने कि जो हमारे पास चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी होती है 280,000 पर मंथ, 280,000 पर मंथ, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस की होती है 250,000 पर मंथ। तो ये दोनों चीज़ आप नोट कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। चीफ जस्टिस की थोड़ी ज़्यादा होती है और हमारे पास अदर जजेस की 250,000 पर मंथ होती है। इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कि हाई कोर्ट के अगर जजेस की बात करें वो मैं आपको बता दूंगा जब हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी भी हमारे पास होती है 200 और 25,000। ओके, ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा पर मंथ, ठीक है। चलिए आगे चले। क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिटरमाइंस द सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज एंड पेंशंस ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है डिटरमाइंस करता है सैलरीज को भी, अलाउंस को भी, जितने भी अलाउंसेज होते हैं या फिर हमारे पास प्रिविलेज होते हैं, लीव एंड पेंशन ऑफ द जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है? आर्टिकल 124, 125, 126, 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 125। ये जो है ये डील करता है हमारे पास किसके साथ? सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ। आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडसेस द सैलरीज, अलाउंसेज एंड जो अदर बेनिफिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के। और दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज देयर अलाउंस और लीव्स ऑफ एब्सेंस एंड पेंशन। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 129 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा कि आर्टिकल 129 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये स्टेट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट और दिस इंक्लूड्स द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो आर्टिकल 129 के बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे पूछा गया, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस NV रमाना, फिर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, फिर आपसे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे या फिर जस्टिस RF नरीमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। अभी मैंने आपको बता दिया था ये करंट चीफ जस्टिस है इंडिया के। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे प्यारे दोस्तों, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम टू ए पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। ये कह रहा है कि कौन सा रिट जो है इशू किया जाता है कोर्ट के थ्रू इंक्वायर करने में लीगलिटी ऑफ ए क्लेम टू ए पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है क्यो वारंटो या यहाँ फिर है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस या फिर हमारे पास सैट्योरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्यो वारंटो। ओके, जो ये हमारे पास है ना, ये रिट इशू की जाती है कोर्ट के थ्रू इंक्वायर करने के लिए जो भी हमारे पास लीगलिटी होती है क्लेम की टू ए पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन के थ्रू, तो ये हमारे पास रिट इशू की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, कि कौन सा रिट इशूड किया जाता है कोर्ट के थ्रू टू लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल टू आइदर ट्रांसफर ए केस पेंडिंग बिफोर इट आर टू क्वैश एन ऑर्डर मेड बाय इट। तो ऑप्शन आपके सामने है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर सैट्योरेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सैट्योरेरी। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction और usurping a jurisdiction that it does not possess। मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सैट्योरेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना जो हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे प्रोहिबिशन। ओके, तो ये आप याद रख लेना, ये रिट इशूड की जाती है कोर्ट के थ्रू टू ए लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटीज दैट दे हैव रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो यहाँ पे है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सैट्योरेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
मैंडेमस, जो हमारे पास मैंडेमस रिट है ये इशू की जाती है कोर्ट के थ्रू टू ए पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड दे हैव टू रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो ये आप याद रख लेना, मैंडेमस रिट इशूड की जाती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास इन द फर्स्ट जज केस, जो पहला जज केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कब हुआ था? 1982 को। व्हाट वाज डिटरमाइंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंसल्टेशन? इसका मतलब क्या था? कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस एंड इट्स बाइंडिंग। कंसल्टेशन मीन्स ओनली एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड डज नॉट इम्प्लाई कंकरेंस। कंसल्टेशन रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, या फिर कंसल्टेशन इज इरेलीवेंट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंसल्टेशन मीन्स ओनली एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ओके, एंड डज नॉट इम्प्लाई कंकरेंस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट जज केस जो हुआ था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1982 को, जो हमारे पास डिटरमाइन करता था कंसेप्ट ऑफ कंसल्टेशन को, कि कंसल्टेशन का मतलब है ओनली क्या? एक्सचेंज करना, व्यूज को एक्सचेंज करना, एंड डज नॉट इम्प्लाई कंकरेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय थर्ड जज केस इन 1998, कि क्या सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया गया था जो थर्ड जज केस हुआ था 1998 का? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कोलिगियम सिस्टम, या फिर यहाँ पे है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ जजेस, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे क्या हुआ था? कोलिजियम सिस्टम जो होता है ये हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया था जो थर्ड जज केस हुआ था 1998 का। ओके, देखिए जब हम बात करते हैं ना कोलिजियम सिस्टम की, ये एक ऐसा मेथड होता है जो जिसमें क्या किया जाता है फॉर अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जो हमारे पास होते हैं ना जजेस इन इंडियाज हायर जुडिशरी में, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम जो होता है इसको लेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, CJI करता है, ठीक है, एंड 4 अदर सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। और ये हमारे पास सिस्टम जो होता है इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बट रेदर हैज़ इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय थर्ड जज केस जो हुआ था 1998 का, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन इंडिया एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट केस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है इन इंडिया में जो एस्टेब्लिश करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट केस। यहाँ पे है गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस, या फिर AK गोपालन केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केशवानंदा भारती केस जो है। अगर हम इसकी बात करते हैं ये एक लैंडमार्क था सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का इंडिया में जो एस्टेब्लिश करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which article of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to make rules governing court practice and procedure? कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को टू मेक रूल्स गवर्निंग कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के लिए? आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 145, आर्टिकल 146। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 145। ओके, जो ये हमारे पास एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को टू मेक रूल गवर्निंग कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो एम्पावर करे किसको? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट को, कि वो रूल्स जो है हमारे पास बनाए गवर्निंग कोर्ट प्रैक्टिस के लिए एंड प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा गया इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेज इन इंडिया, और इट इज आल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट, ऑल करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल करेक्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेज इन इंडिया, और इट आल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसकी पावर है जुडिशियल रिव्यू की भी। ये फाइनल जो हमारे पास कोर्ट है अपील के लिए जितने भी सिविल या फिर क्रिमिनल केसेज होते हैं इंडिया के, या फिर अगर हम बात करें ये सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, ठीक है, जिसकी क्या है ये हमारे पास अथॉरिटी है, और ये हाईएस्ट कोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आती है, इसलिए इसका आंसर भी ऑल करेक्ट ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा फंक्शन नहीं है जुडिशरी का इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है इनेक्टिंग न्यूज लॉज। ये इसका जो है फंक्शन नहीं है जुडिशरी का, मैंने आपको शुरू में ही बताया था यहाँ पे। ओके, तो आपको समझ आ चुका होगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंटरप्रेटिंग और जो प्रोटेक्टिंग करती है कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू जुडिशियल रिव्यू, वो हमारे पास फंक्शन है जुडिशरी का। और फिर हमारे पास
ये सेफ गार्डिंग भी करती है और इंडिविजुअल राइट्स को फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट से, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। और सेटलिंग करती है लीगल डिस्प्यूट्स बेस्ड ऑन द लॉ, ये भी करेक्ट है इसके बारे में। लेकिन इन एक्टिंग न्यू लॉज ये इसका काम नहीं है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है हमारे पास लॉज को बनाना, ये आपको पता है, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जुडिशरी का नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने 30 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।